हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे 12th बायोलॉजी लेसन नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर अपन चर्चा कर रहे थे, जिसके लगभग मैंने आपको 75 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए थे। और आज आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि पार्ट सेकंड, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं, या अपने चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दिए थे। 76 देखिए, अवशिष्ट आयतन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक उच्च वशिष्ठ के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, उसे अवशिष्ट आयतन कहते हैं। यानी कि वायु जो है फेफड़ों की, उसे बलपूर्वक अपन बाहर निकाल रहे हैं, उसके पश्चात भी जो शेष वायु अंदर रह जाती है वह अवशिष्ट आयतन कहलाती है। क्वेश्चन 77, अवशिष्ट आयतन कितने मिली लीटर होता है, यानी कि ml होता है? तो यह होता है, इसकी मात्रा लगभग 1100 से 1200 ml होती है। श्वसन संबंधी क्षमताएं कितने प्रकार से होती है? तो श्वसन संबंधी जो क्षमताएं होती है ना, वह देखिए कौन कौन सी होती है। मुख्य 5 प्रकार की अपन बता सकते हैं। एक तो निश्वसन क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, उच्चवसित क्षमता, जैव क्षमता और फेफड़ों में कुल क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, निश्वसन क्षमता किसे कहते हैं? तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्वसन में ग्रहण की जाती है। इसमें ज्वारीय आयतन और निश्वसन आरक्षित आयतन भी क्या होता है, शामिल होता है। तो अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों, निश्वसन क्षमता का माप कितना होता है? तो निश्वसन क्षमता का माप होता है 3500 ml होता है। उच्च वशिष्ठ क्षमता किसे कहते हैं? 81 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च वशिष्ठ क्षमता। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक उच्च वशिष्ठ में बाहर निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर का, ऐसी कौन सी क्षमता है जिसमें ज्वारीय आयतन और उच्च वशिष्ठ आरक्षित आयतन शामिल होते हैं, यानी कि टीवी प्लस ईआरवी? तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, अपने उच्च वशिष्ठ क्षमता होगी। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसे कहते हैं? तो सामान्य उच्च श्वसन के बाद जो वायु की मात्रा फेफड़ों में बसती है उसे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट 84, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता। 84 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में कौन कौन से आयतन शामिल होते हैं। तो इसमें उच्च श्वसन आरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 2300 ml होता है। जैव क्षमता किसे कहते हैं? तो यह फेफड़ों में अधिकतम भरी गई तथा अधिकतम निकाली गई वायु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 87, जैव क्षमता का मान किसके बराबर होता है? तो जैव क्षमता का जो मान होता है उसके लिए अपन सूत्र काम में लेते हैं। देखो दोस्तों, VC बराबर IRV प्लस TV फिर प्लस ERV, यह अपन क्या करते हैं, इसमें काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 88 नंबर का क्वेश्चन है, जैव क्षमता का माप कितना होता है? तो जैव क्षमता का माप होता है 4600 ml होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 89, फेफड़ों की कुल क्षमता किसे कहते हैं?
तो अधिकतम प्रयास के बाद फेफड़ों में भरी जा सकने वाली अधिकतम वायु की मात्रा को कुल फेफड़ों की क्षमता कहते हैं। फेफड़ों की क्षमता का मान किसके बराबर होता है? तो इसके लिए सूत्र काम में लेते हैं। TLC बराबर क्या होता है? VC प्लस RV होता है। यह सूत्र अपन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 91। फेफड़ों की कुल क्षमता का माप कितना होता है? तो वह होता है 5800 ml होता है। नेक्स्ट 92। जब किसी व्यक्ति का किसी दुर्घटना जैसे डूबना या अन्य परिस्थितियों में श्वास रुक जाए और हृदय स्पंदन जारी रहता है तो मानव को कैसे बचाया जा सकता है? तो इस कंडीशन में कृत्रिम श्वसन क्रिया के द्वारा या कृत्रिम श्वास देकर मानव को बचाया जा सकता है। 93। सामान्य श्वसन पुनः प्राप्त करना कैसे संभव हो सकता है? तो सामान्य कृत्रिम श्वसन की सहायता से श्वसन केंद्रों को सक्रिय कर सामान्य श्वसन पुनः प्राप्त करना संभव हो जाता है। वर्तमान समय में श्वसन के लिए कौन सी विधि अधिक कारगर होती है? तो मुख से मुख श्वसन जो विधि होती है वह सही मानी गई है। श्वसन संबंधी प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? श्वसन संबंधी जो रोग देखो, अस्थमा या दमा, श्वसनी शोथ, वात स्फीति, न्यूमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस जो रोग होते हैं वह सब इसी से रिलेटेड माने जाते हैं, श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन है 96। अस्थमा या दमा रोग किसके कारण होता है? तो अस्थमा या दमा कारण देखिए परागकण हो सकते हैं, धूल के कण, खाद्य पदार्थ, धुआं, ठंड, धूम्रपान आदि से अपन मान सकते हैं एलर्जी होती है। अस्थमा रोग या दमा रोग के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो अस्थमा या दमा रोग के लक्षण अगर मुख्य रूप से देखें ना दोस्तों, तो इसमें खांसी और सांस लेने में कठिनाई, और दौरा पड़ने पर उच्चवसन के समय सीटी की आवाज़ आती है, सांस के समय सीटी बजना, और जो अपनी श्वसनियाँ होती हैं उनमें अधिक श्लेष्मा का जमाव होने लग जाता है, बनने लग जाते हैं, श्वसनियों में सूजन आने लग जाती है, ये संक्रिय हो जाने के कारण श्वास लेने में भी कठिनाई होती है। ये लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यार दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करना ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अस्थमा रोग से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो एलर्जी कारकों से दूर रहना एवं उनसे बचना चाहिए। 99 अस्थमा रोग के उपचार हेतु किसका सेवन करना चाहिए? तो ब्रोंकोडायलेटर तथा एंटीबायोटिक दवा का सेवन करना चाहिए जिससे सूजन कम होती है। अस्थमा किस प्रकार का रोग है? तो अस्थमा एक श्वसन संबंधी रोग है। श्वसनी शोथ के रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो श्वसनी रोग के प्रमुख लक्षण देखिए, श्वसन की आंतरिक सतह पर सूजन आने लगती है और सूजन के कारण लगातार खांसी, अधिक श्लेष्मा, हरा पीला कफ आना, श्वास लेने में कठिनाई आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, श्वसनी शोथ रोग किसके कारण होता है? तो ये धूम्रपान के कारण होता है। नेक्स्ट, श्वसनी शोथ रोग में सीलिया नष्ट क्यों हो जाती है? क्योंकि सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायनों के कारण अधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने के कारण श्वसनी में सूजन आ जाती है और सीलिया नष्ट हो जाते हैं। श्वसनी शोथ रोग से कैसे बचा जा सकता है? तो धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। वात स्फीति रोग किस कारण होता है? अत्यधिक धूम्रपान के कारण होता है। धूम्रपान से फेफड़ों में लगातार उत्तेजना के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें जो कुप्पिका भित्तियाँ होती है ना, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और फेफड़ों में वायु के स्थान फैलकर बड़े हो जाते हैं तथा श्वसन सतह का क्षेत्रफल घट जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 107 नंबर, संयोजी ऊतक की मात्रा बढ़ने के कारण फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ों की प्रत्यास्थता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उच्च वसन बहुत कठिन हो जाता है। वातस्फीति रोग में श्वास लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि इसमें अपन देखते हैं कि सूजन, अत्यधिक कफ, श्वसनिकाओं का संकरा हो जाना आदि कठिनाई आती है। वातस्फीति रोग हो जाने पर किन दवाइयों को लेने पर लाभ प्राप्त होता है? तो एंटीबायोटिक एवं ब्रोंकोडायलेटर दवाइयों से लाभ मिलता है। न्यूमोनिया रोग किसके कारण होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। न्यूमोनिया रोग में फेफड़ों में सूजन क्यों आ जाती है? तो फेफड़ों के संक्रमण से कुपिकाएं जो होती है श्वेताणु तथा अपन मानते हैं सरल भर जाती है। कुपिकाएं जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है। आगे देखिए, न्यूमोनिया रोग में फेफड़ों में सूजन क्यों आ जाती है? तो इसमें बताया कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाने के कारण अपन कहते हैं कुपिकाओं के अंदर जो श्वेताणु होती है, कोशिकाएं होती है श्वेताणु, तथा इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो एक प्रकार का श्लेष्मा वगैरह उनका जमा हो जाने से कुपिकाएं बढ़ जाती, जिसके कारण से अपन कहते हैं सूजन आ जाती है। न्यूमोनिया रोग अधिकतर किन में होता है? तो वृद्ध यानी बूढ़े लोगों में और बच्चों में होता है। आगे देखिए 113 नंबर का जो क्वेश्चन है, न्यूमोनिया रोग के उपचार के लिए कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए? तो एंटीबायोटिक या ब्रोंकोडायलेटर। 114, फेफड़ों का कैंसर रोग हो जाने का प्रमुख कारण क्या होता है? तो धूम्रपान का सेवन करना। सिगरेट के धुएं में उपस्थित रसायन कौन से होते हैं? कैंसर जनक रसायन होते हैं। फेफड़ों में कैंसर कैसे प्रारंभ होता है? तो धुएं से श्वसनियों की उपकला में उत्तेजना से अनियंत्रित कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है, जिससे अपन मानते हैं कैंसर प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि कैंसर का मतलब क्या होता है? कोशिका का अनियंत्रित विभाजन, जिससे गांठे सी होने लग जाती है। नेक्स्ट 117, सिलिकोसिस रोग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसे एस्बेस्टोसिस के नाम से भी जाना जाता है। सिलिकोसिस रोग किसके कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण होने वाला यह रोग माना जाता है। नेक्स्ट 119, किस प्रकार के लोगों में सिलिकोसिस रोग होने की अधिक संभावना होती है? तो जो सिलिका और एस्बेस्टोस की खानों या कारखानों में काम करते हैं ना, उनमें यह रोग होने की अधिक संभावना होती है। सिलिकोसिस रोग में फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रोसिस तथा सूजन क्यों आती है? तो श्वास के कारण फेफड़ों में पदार्थ के कण चले जाते हैं जो सूजन उत्पन्न करते हैं। धूम्रपान के सेवन करने पर कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो अस्थमा, श्वसनी शोथ, वातस्फीति एवं फेफड़ों का कैंसर आदि श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए 122, निम्नलिखित शब्दों को उनके आयतन के आधार पर आरोही क्रम में अपने को सेट करना है। जैसे ज्वारीय आयतन है, अवशिष्ट आयतन है, अंतःश्वसन आरक्षित आयतन और निश्वसन आयतन। तो इन्हें अगर अपन सेट करते हैं तो सबसे पहले तो अपना कौन सा आएगा? ईसी आएगा, यानी कि निश्वसन क्षमता। अपने को कौन से क्रम में करना है? आरोही क्रम में करना है। उसके पश्चात अपन देखेंगे कौन सा आएगा? आरवी यानी कि अवशिष्ट आयतन। उसके पश्चात आएगा आईआरवी यानी कि अंतःश्वसन आरक्षित आयतन। और बाद में को लास्ट में कौन सा आएगा? ज्वारीय आयतन टीवी आएगा। यानी कि पहले डी के बाद में बी, फिर सी और फिर ए आएगा। अगला क्वेश्चन 123, सामान्य निश्वसन के उपरांत फेफड़ों में बची शेष वायु को क्या कहते हैं? तो उसे क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। 124, किन पेशियों के सिकुड़ने से अंतःश्वसन के समय तनुपट चपटा हो जाता है? तो तनुपट में उपस्थित जो अरीय पेशियां होती है ना, उनके सिकुड़ने से यह काम होता है। 125, तनुपट जो होता है वह कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य में तनुपट वक्ष गुहा और उदर गुहा के मध्य भाग में स्थित होता है या मध्य में पाया जाता है।
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता किसके बराबर होती है? तो क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता को अपन कहते हैं ERC, इसे क्रियाशील जो होती है। फिर यह बराबर होती है उच्च वसन आरक्षित आयतन प्लस अवशिष्ट आयतन यानी कि ERV प्लस RV के बराबर होती है। निःश्वसन के पश्चात डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो ये गुंबदाकार हो जाता है। आगे देखिए 128 नंबर का जो क्वेश्चन अपने, सिगरेट पीने से कौन सा श्वसन रोग हो जाता है? तो एम्फीसीमा रोग होता है। 129 व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण लिखिए। तो वो होता है सिलिकाम्यता होता है। वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन का आंशिक दबाव कैसा होता है? तो यह अपने को देखने को मिलता है रक्त से अधिक होता है। रक्त द्वारा अवशोषित CO2 का लगभग 70% भाग फेफड़ों तक परिवहन कैसे होता है? तो बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। फेफड़े वायु से भरी श्वसन कोष्ठिकाओं से निर्मित होते हैं। ये बलपूर्वक उच्च श्वसन के बाद भी किसके कारण नहीं सिकुड़ते हैं? तो ये अवशिष्ट आयतन RV के कारण। अगला देखिए 133 रुधिर में फेफड़ों तक CO2 का संवहन कैसी अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में होता है। कौन सी रचना फुफ्फुस के विभाजन का अंतिम भाग है तथा गैसीय विनिमय का स्थान है? तो वह वायु कोष्ठिका। एक बार सांस लेने से वायु की मात्रा बाहर निकाली जाती है या भीतर ले जाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो वह निःश्वसन एवं प्रश्वसन कहलाती है। ऊतकों में ऑक्सीमोग्लोबिन से O2 का विघटन होने का क्या कारण माना जाता है? तो O2 की कम सांद्रता। आगे देखिए 137 दौड़ने पर श्वसन दर क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि रक्त में CO2 की सांद्रता क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाती है और जल्दी जल्दी अपने को श्वास लेना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन ग्रहण कर सके। CO2 का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा और RBC के द्वारा होता है। श्वसन सतह में गैसों का अभिगमन किसके द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा होता है। सामान्य मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? तो 0.5 लीटर परमाणु ज्वारीय आयतन होता है। नेक्स्ट 141 मस्तिष्क में उपस्थित श्वसन केंद्र किस परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं? तो रुधिर में CO2 स्त्रावकरण के प्रति। अंतःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा होता है? तो यह प्रसारित होता है। सिगरेट पीने से कौन सा शोथ उत्पन्न होता है? तो श्वसनी शोथ उत्पन्न होते हैं। पत्थर तोड़ने एवं घिसने के उद्योग में कार्यरत मजदूरों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो फुफ्फुसीय रेशामयता जो रोग होता है वह होता है। CO2 का कितने प्रतिशत भाग हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बमिनोहीमोग्लोबिन के रूप में लाया जाता है? तो वह है लगभग 90%। 146 फेफड़ों के कोष्ठकों में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो साधारण विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोष्ठीय वायु की तुलना में वायुमंडलीय वायु का PCO2 और PO2 कैसा होता है? तो उच्च PO2 और कम क्या होता है? PCO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने, क्वेश्चन नंबर 148 उस फुफ्फुसीय रोग का नाम बताइए जिसमें कुप्पिकीय भित्तियों की क्षति हो जाने के कारण गैस विनिमय में शामिल कुप्पिका सतही क्षेत्र बहुत कम हो जाता है। तो वह रोग कौन सा होता है? अस्थमा रोग होता है। श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। और श्वासन किसे कहते हैं? श्वासन तो फेफड़ों में पहुंचने यानी कि ऑक्सीजन के फेफड़ों में पहुंचने तथा CO2 के बाहर निष्कासित होने की क्रिया को श्वासन कहलाती है। श्वसन का मतलब तो होता है कोशिकाओं में भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है ना, उससे ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया तो श्वसन कहलाती है। और
O2 का फेफड़ों में पहुंचना और CO2 का बाहर निकलना, ये क्रिया श्वसन कहलाती है। टर्बाइनल अस्थियां कौन सी होती है? तो नासिका गुहा में उपस्थित जो सर्पिलाकार अस्थियां होती है ना, वह टर्बाइनल अस्थियां कहलाती है। श्वसनिका किसे कहते हैं? तो श्वसनी की छोटी शाखाएं क्या कहलाती है? श्वसनिका कहलाती है। अगला क्वेश्चन 153, डायफ्राम किसे कहते हैं? तो वक्ष गुहा तथा उदर गुहा के मध्य स्थित जो पेशीय पट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 154, स्निडेरियन कला किसे कहते हैं? तो नेजल एपिथीलियम पर उपस्थित घ्राण संवेदी कला स्निडेरियन कला कहलाती है। अगला देखिए 155, लैरिंग्स क्या होता है? तो लैरिंग्स अपन कहते हैं स्वर ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है। विश्राम अवस्था में वयस्क की श्वसन दर कितनी होती है? तो 16 से 20 प्रति मिनट होती है। उच्च वसन के समय सीटी की आवाज आना कौन से रोग की पहचान है? अस्थमा रोग की पहचान होती है। फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है? तो वो होती है 5800 ml होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 159, हमारे फेफड़ों की जैविक क्षमता कितनी होती है? तो हमारे जो अपन मानते हैं कि फेफड़ों की जो जैविक क्षमता, तो वह देखिए निश्वसन में आरक्षित आयतन प्लस ज्वारीय आयतन, फेफड़ों की पूर्ण क्षमता माइनस निश्वसन में आरक्षित आयतन, फिर निश्वसन आरक्षित आयतन प्लस निश्वसन संरक्षित आयतन, और फेफड़ों की पूर्ण क्षमता का आयतन से बचा हुआ आयतन। तो ये सारा अपन कह सकते हैं कि ज्वारीय जैविक क्षमता से रिलेटेड है। निश्वसन किसे कहते हैं? अंतिम क्वेश्चन आज का। तो वायु यानी कि O2 का शरीर में प्रविष्ट होना क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है। यानी कि O2 का शरीर में प्रवेश करना निश्वसन कहलाता है। ये 160 क्वेश्चन है, मैंने आपको इस पार्ट के क्लियर करवा दिए हैं और आशा करता हूँ कि अच्छी प्रकार से आपके क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और आपने अच्छी प्रकार से इन्हें तैयार भी किए होंगे। इससे पहले भी मैंने कई पाठों के क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, जो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो वह भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, वहाँ देख सकते हैं। इन क्वेश्चनों के लिए स्पेशल थैंक्स टू रिया कुमारी, जिनका काफ़ी योगदान है क्वेश्चनों को तैयार करने में, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात आगे के जो लेसन है उनका वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल से लगातार जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।